बात होगी जलवायु परिवर्तन की और उसके कृषि पर असर की। हालांकि दुनिया में जलवायु परिवर्तन को लेकर अलग अलग रिपोर्ट्स सामने आती रही हैं, जिसमें इस बात का जिक्र और चिंता जाहिर की जाती रही है कि धीरे धीरे समुद्र के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है, तापमान गर्म होता जा रहा है धरती का, और इसके चलते असामान्य स्थितियां पैदा हो रही हैं। लेकिन खासतौर पर अगर भारतीय रिपोर्ट को देखें, जो कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की ओर से जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन के चलते भारत के 310 जिले हाई रिस्क जोन में आते हैं, जिसके चलते वर्षा चक्र में बदलाव, ज्यादा बारिश या कहीं पर बहुत ही कम बारिश यानी असामान्य मानसून, लू के थपेड़ों की संख्या का बढ़ना, इसके अलावा बाढ़ और कई दूसरी प्राकृतिक आपदाओं का जिक्र किया गया है। और इसका सबसे बड़ा जो असर है वो दिख रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर यानी कि खेती किसानी कृषि पर। तो आज अपने कार्यक्रम में समझेंगे कि जलवायु परिवर्तन के चलते अगर हम देश में खेती या कृषि को समझें तो किस तरीके का और किस जोन पर कहां पर कैसा और कितना असर हम नजर आ रहा है, जिसको देख सकते हैं, और आने वाले वर्षों में ये कैसे बढ़ेगा और इससे बचने के लिए एग्रीकल्चर में किस तरीके से बदलाव की जरूरत है, क्या विकल्प हमारे किसान, हमारे वो लोग जो खेती से जुड़े हुए हैं वो अपना सकते हैं। और इसे समझेंगे अपने हम 3 खास मेहमानों के जरिए। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर प्रताप सिंह बिरथल हैं, जो कि प्रोफेसर हैं ICMR से। आपका स्वागत है सर। हमारे साथ डॉक्टर विनोद कुमार सिंह जी हैं, जो कि हेड एंड प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं एग्रोनॉमी में एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट से। सर आपका स्वागत है। और डॉक्टर अजीत सिंह नैन हैं, हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोमेथोलॉजी, जीबी पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पंतनगर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में करना चाहूँगा डॉक्टर प्रताप सिंह जी आपसे कि अगर इस रिपोर्ट को देखें और जिसको तैयार किया है ICR ने, क्या इसके मेन पॉइंट है 310 जिलों का जिक्र किया जा रहा है, ये कोई ख़ास रीज़न, कोई ख़ास जोन जहाँ पर सबसे ज़्यादा असर इसका दिख रहा हो, और इन अलग अलग ज़िलों में एग्रीकल्चर पर अगर देखें तो किस तरीके का असर है, इम्पैक्ट हमने देखा है? तो देखिए, जो 310 जिलों का जो जिक्र किया है वो ऐसे जिले हैं जहाँ के जो वर्षा जो है वो कम है, उसकी मात्रा कम है, उसमें इरेटिज्म जिसको हम कहते हैं, इरेटिक भी बहुत है। और वो जिले कहाँ पर है ज्यादातर, वो हमारे जो एरिड सेमी एरिड एनवायरमेंट्स हैं वहाँ पे है जहाँ की सूखा पड़ने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती। अगर आप एरिड जोन की आप बात करते हो तो वह हर दूसरे साल अकाल पड़ता है, तो ऐसे जिले हैं वो तो हाई रिस्क पे रहेंगी। दूसरे जो इसमें जो एक जिले जो आते हैं हमारे, वो है कोस्टल रीजन्स के जो है जिले होते हैं, जहाँ पे कि आपके बाढ़ आने की संभावनाएं ज्यादा रहती है, जो ज्यादातर ईस्टर्न रीजन्स में है। तीसरा एक जो है, आपने बात की थी लू के थपेड़ों की, तो लू रीजन जो है वो लू के थपेड़ों का आज के मतलब पिछले कई सालों से हम देखते हैं कि टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। और वो टेम्परेचर ऐसे बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है कि कोई ग्रेजुअल इंक्रीज नहीं है उसके अंदर, उसमें जो इंक्रीज आ रहा है तो 4, 5, 7 दिन के लिए आएगा। और जो इस तरह का जो सडन राइज इन टेम्परेचर और 3-4 दिन तक जो रहता है, वो फसलों के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक होता है। और ये जो हमारा रीजन जो आता है, ये जिले जो आते हैं, उसमें हमारा पर्टिकुलर जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, इसमें आपका पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, कुछ पार्ट मध्य प्रदेश और गुजरात, इनके जो आते हैं, जहाँ की ये समस्याएं हैं इसकी बढ़ती जा रही हैं। एक इसके साथ एक और बताता हूँ मैं आपको, ये जरूरी नहीं है कि एक रीजन में अगर बाढ़ आती है तो वहाँ सूखा नहीं आएगा या वहाँ पे हीटवेव नहीं आएगी। पिछले कुछ सालों के अगर हम ट्रेंड को देखते हैं तो एक जो रीजन है, डिस्ट्रिक्ट है, इट इज प्रोन टू मल्टीपल रूट। वह ड्राउट भी आता है, फ्लड भी आता है, हीटवेव्स भी आती है। और ये सिचुएशन जो एक एमर्ज होके आ रही है जलवायु परिवर्तन की वजह से, इसमें जो कृषि पे जो असर पड़ने वाला है और जो पड़ रहा है एक्चुअली, वो बहुत ही ज्यादा असर इसका संभावित असर हम कहेंगे उसको, अभी का नहीं है। क्योंकि जो प्रोजेक्शंस हैं वो बहुत ही लॉन्ग टर्म बेसिस के दिए गए हैं कि 2100 तक क्या हो गए। उस टाइम के तक प्रोजेक्शन बहुत लंबे होते हैं, पर जो शॉर्ट टर्म प्रोजेक्शंस हैं वहां भी वो इंडिकेट करते हैं कि भाई जो हमारी जो कृषि की जो उपज है या यील्ड कहेंगे क्रॉप्स की अलग अलग की,
वहां से आप मान के चलिए कि 3 से लेके लगभग 10% तक का डिक्लाइन 2050 में मीडियम टर्म की जिसकी हम बात करते हैं वो होगी अगर जलवायु परिवर्तन होता है। और इसके साथ अगर हम कोई ऐसे समाधान नहीं लगाते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए, तो ये जो है क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है वो एग्रीकल्चर पे वास्तविक रूप में बहुत ही जबरदस्त मतलब होने वाला है, पर्टिकुलरली लॉन्ग टर्म में अगर हम उसको कोई वो नहीं लेते हैं, समाधान का विचार नहीं करते हैं। डॉक्टर विनोद जी, क्योंकि जब हम एग्रीकल्चर सेक्टर को देखते हैं और देश में अलग अलग जोन या रीजन या स्टेट के लिहाज से देखें, जो फसल हमारे किसान उपजाते या लगाते हैं वो वहाँ के लोकल क्लाइमेट, टेम्परेचर, बारिश की स्थिति, हवाओं का रुख, इसके लिहाज से होता रहा है। लेकिन अगर ये बदल रहा है क्लाइमेट चेंज के चलते, जैसा कि कहा प्रताप साहब ने कि जो इंटेंस बिहेवियर है क्लाइमेट का वो नजर आता है, चाहे वो बाढ़ के तौर पर हो, ज्यादा बारिश हो, अचानक इंटेंसिटी का बढ़ जाना हो, या ओलों का पड़ना या बेमौसम बारिश का होना, इसके चलते कितना बड़ा खतरा एग्रीकल्चर सेक्टर में आप देखते हैं? और उस नजरिए से क्या हमने, यानी कि एग्रीकल्चर से जुड़े हुए लोग या फिर जो भी स्टेक होल्डर हैं, किसान हैं, उन्होंने इसकी तैयारी या इसको लेकर अपना कुछ सिस्टम को बदलना शुरू किया है, या हम अभी भी इंतजार के मोड में हैं? सबसे पहले तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है वो धीरे धीरे हमारे एग्रीकल्चर के अलग अलग उपक्रम, क्योंकि एग्रीकल्चर की हम जब बात करते हैं तो सिर्फ खेती नहीं होती, फसलें नहीं होती, खेती के अलावा और भी चीजें, पशुधन है, बागवानी है या मछली पालन है, इन सारे के ऊपर कहीं ना कहीं ये प्रभाव देखा जा रहा है। वैज्ञानिकों ने इसकी पहले से ही कार्य योजना तैयार की है। मैं कुछ उदाहरण आपको देना चाहूंगा कि जैसे असामयिक बरसात का होना। असामयिक बरसात का मतलब बरसात अगर अपने समय से होती है तो खेती के लिए बहुत अच्छी होती है, लेकिन अचानक मान लीजिए कि सरसों की फसल है और सरसों की फसल के फूल आने की अवस्था में अगर बरसात होती है तो एक तो उसमें परागण और फलियां बनने मीन्स उत्पादन उसका घटेगा ही, साथ में उसमें कीड़े और बीमारियों का प्रकोप भी बढ़ जाता है। तो ये जो असामयिक घटनाएं हो रही हैं इसका सीधा प्रभाव हमारे खेती के उत्पादन पर पड़ रहा है। और ये केवल यही नहीं, उत्पादन ही नहीं, और सारे इसके कई कारण हैं। जैसे समय से अगर बरसात नहीं और बरसात अगर कम हो रही है, तापक्रम में वृद्धि हो रही है, तो हमारे मिट्टी की उर्वरता है, कार्बन प्रतिशत है, ये भी ज्यादा बर्न होता है, जल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में एटमॉस्फेयर में उड़ रहा है, जिससे कि वातावरण में भी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। एक तो ये भी एक कारण है। दूसरा, फसलों के दृष्टिकोण से देखें तो अगर समय से बरसात के समय में पर्याप्त अगर बरसात नहीं होती है किन्हीं कारणों से, तो क्रॉप वीट का बैलेंस जो बोलते हैं, खरपतवार और फसल का बैलेंस, खरपतवार की तादाद बढ़ जाती है और हमें उसमें ज्यादा लागत लगानी पड़ती है उसको कंट्रोल करने में, और हमारा उत्पादन नहीं तो घटता है। तो इसके बहुत सारे केवल सीधा नहीं, इसके और परोक्ष कारण हैं जो कि खेती में हमें कहीं न कहीं नुकसान पहुंचाते हैं। अब प्रश्न था कि इसके लिए कार्य योजना क्या तैयार की है। तो कार्य योजना देखिए, विभिन्न परिस्थितियों और विभिन्न खेती के तरीके, जो पैटर्न जिसको हम कहते हैं, उसके हिसाब से तैयार की गई है। और हर प्रदेश में कंटीजेंट प्लान हमेशा एक साल पहले, वैसे भारत सरकार ने तो पिछले अगले 5 साल के लिए भी तैयार कर रखी है कि कंटीजेंट प्लान तैयार किया गया है, लेकिन बहुत ज्यादा उसका अभी प्रभाव किसान के स्तर पर अभी ये नहीं है। हालांकि कुछ उदाहरण हैं, जैसे अभी चर्चा में आया कि ज्यादा बरसात होने से जल भराव की स्थिति हो जाती है, तो ऐसे में वैज्ञानिकों ने एक प्रजाति है स्वर्णा सबवन, और वो प्रजाति बहुत अधिक जल भराव की स्थिति में भी हो जाती है। तो ऐसी परिस्थितियों के लिए प्रजातियां विकसित की गई हैं और किसान धीरे धीरे इसको बड़े स्तर पे, जिन क्षेत्रों में ज्यादा रेन होती है या अप्रत्याशित ज्यादा रेन है, तो वहां पर वो लोग लगा रहे हैं। इसी तरह जहां पे सूखे की स्थिति है, लंबे समय तक सूखा हो जाता है, गेहूं है हमारी एक बहुत महत्वपूर्ण फसल,
उसका उदाहरण देना चाहूँगा कि राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में एक लोकवन नामक प्रजाति विकसित की गई है, जो कि इनको काफी हद तक बिना सूखे की स्थिति में भी वो अच्छी उत्पादन देती है। तमाम प्रजातियां हैं, नारायणी है जैसे मूंगफली में, तो इस तरह का प्रजातियों का विकास किया गया है। और तकनीकी है, आपने देखा होगा कि बड़े स्तर पे हम लोग प्रयास कर रहे हैं संरक्षण कृषि की, जिसको कंजर्वेशन एग्रीकल्चर कहते हैं। सीधी बुआई धान की हो, चाहे जीरो टिल मशीन से बुआई हो, और खरपतवार को जो हमारे जो अवशेष है फसल को, उसको हम मिट्टी में के ऊपर छोड़ रहे हैं। ये सारे भी ऐसे कुछ तरीके हैं जो कि इस जलवायु परिस्थितियों के परिवर्तन को काफी हद तक सहन करने में सक्षम है, और इसके बारे में हम वैज्ञानिकों ने काफी वो किया और किसान इसको अपना भी रहे। जो बात आपने कही डॉक्टर विनोद, डॉक्टर अजीत, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो चाहे वो बागवानी हो या फिर मेन एग्रीकल्चर या फिर मैं कहूँ कि पशुपालन या मछली पालन, जो भी मैं कहूँ कि इससे जुड़े हुए दूसरे सब कैटेगरी में आते हैं व्यवसाय, टेम्परेचर बहुत क्रूशियल होता है। और अगर जलवायु परिवर्तन के चलते, अगर मैं यूएन की एक रिपोर्ट देखता हूँ, वो इसी साल की जो रिपोर्ट बता रही है कि दिल्ली जैसे राज्य या उस रीजन में टेम्परेचर जो कि 6 महीने 32 डिग्री से कम या 32 के आसपास रहता था, वहाँ पर अब 8 महीने होगा। यानी कि उस पूरे रीजन में टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा। कोस्टल रीजन में जहाँ पर टेम्परेचर 35 और 36 या 37 तक मैक्सिमम जाने के बाद बारिश शुरू हो जाती थी, वहाँ पर अब टेम्परेचर 40 से 42 तक पहुँच रहा है। तो क्या हमारे किसान या वहाँ पर उस एरिया में स्पेसिफिक रीजन में जो एग्रीकल्चर से जुड़े लोग हैं, वो इस टेम्परेचर के लिहाज से अपनी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को तैयार हैं? उसकी तरफ जाना होगा, चाहे वो पहाड़ी राज्य हो या फिर कोस्टल रीजन हो। आपने बड़ा क्वेश्चन किया। पहले तो मैं थोड़ा सा इस विषय के ऊपर थोड़ा सा और एक बात बताना चाहूंगा कि जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर का बढ़ना, जैसे कि पहले वक्ताओं ने भी बताया कि वो अनइवन है। कहीं टेम्परेचर बहुत अधिक बढ़ रहा है, कहीं टेम्परेचर उतना अधिक नहीं बढ़ रहा है। ये सीजन के हिसाब से भी देखें तो किसी सीजन में तापमान अधिक बढ़ता है, किसी सीजन में तापमान कम भी हो रहा है। और इसको अगर और डिटेल एनालिसिस करें तो मुख्यतः ये देखा गया है कि जो हमारा अधिकतम तापमान है, जो दिन का तापमान है, वो वस्तुतः कम हो रहा है, और जो रात का तापमान है वो ज्यादा बढ़ रहा है। तो रात के तापमान बढ़ने के कारण फसलों के ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उससे फिर उसकी जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो बढ़ती है, और एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ने से जो फूड का प्रोडक्शन है वो कम होता है। अब जो आपने जो क्वेश्चन पूछा कि जो हमारे अलग अलग जलवायु क्षेत्र हैं उसमें जब ये तापमान बढ़ेगा तो क्या हम उसके लिए तैयार हैं कि नहीं है, और किसान हमारे क्या करें क्या नहीं। मैं इसके लिए बताना चाहता हूं कि ये जो तापमान बढ़ने की प्रक्रिया शुरू हुई, ये काफी दिनों से शुरू हुई। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ तब से अब तक करीब 0.86 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ा है, और ये आगे बढ़ रहा है। लेकिन जितना प्रोजेक्शन किया जा रहा है, मैं इस बात के ऊपर थोड़ा सा एम्फसाइज करना चाहूंगा कि जितना प्रोजेक्शन किया जा रहा है, एक्चुअल या रियलिटी उससे थोड़ी सी इतर है। थोड़ी सी इतर इस वजह से है कि जैसे दिल्ली की आपने बात की कि अभी तक 6 महीने 32 डिग्री तापमान रहता था, अब जो है वो 8 महीने रहने लगेगा। इसका अगर आप डिटेल देखें तो ये क्यों है? ये इस वजह से है कि अर्बनाइजेशन हुआ है और दिल्ली एक हीट आइलैंड के रूप में कन्वर्ट हो गई है। जहां हमारी जो पहली ऑब्जर्वेटरी थी, वेधशाला थी, जहां हम तापमान रिकॉर्ड करते थे, वो पहले एक ओपन प्लेस में हुआ करती थी जहां एग्रीकल्चर था, तो तापमान कम रहता था। जब अब अर्बनाइजेशन बढ़ा तो हीट आइलैंड के रूप में हुआ, और हमको जो ये दिख रहा है कि तापमान बढ़ रहा है वो एक्चुअली इन्हीं सिटीज में ज्यादा दिखाई पड़ता है। हमने एक एनालिसिस किया था, जो अभी भी ऑब्जर्वेटरी वहां है, जैसे पहले सिचुएशन थी वहां ओपन एरिया में है, वहां तापमान का बढ़ना उतना ज्यादा ऑब्जर्व नहीं किया गया है। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि जो आईसीआर के इतने सारे संस्थान हैं, देश में इतने सारे कृषि विश्वविद्यालय हैं, वो पूर्ण तरह तैयार हैं जो भी जलवायु परिवर्तन हो रहा है उससे निपटने के लिए। जैसे कि हमारे पूर्व प्रवक्ता जी ने, विनोद कुमार जी ने बताया भी, कुछ वैरायटी का नाम लिया
हर इंस्टीट्यूट में, हर एक यूनिवर्सिटी में इस तरह की वैरायटीज डेवलप की जा रही हैं जो लोकल क्लाइमेट को के लिए जो अडेप्टेबल हैं। वो लोकल क्लाइमेट में अभी भी अडेप्टेबल हैं, और जब क्लाइमेट और चेंज होगी तो हमारे साइंटिस्ट उसको और इंप्रूव करेंगे और वो उन क्लाइमेटिक सिचुएशंस के लिए भी अडेप्टेबल रहेगी। इसी तरह से हमारी टेक्नोलॉजीज भी, जो हम एग्रीकल्चर में, कृषि में जो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, चाहे वो कल्टीवेशन की टेक्नोलॉजी हो, वाटर कंजर्वेशन की बात की, वाटर कंजर्वेशन के ऊपर रिसर्च हो रही है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी विकसित की जा रही है। तो हमारे देश के साइंटिस्ट, हमारे देश के किसान इस चीज के लिए प्रिपेयर हैं और आगे भी प्रिपेयर रहेंगे जो भी क्लाइमेट चेंज होगा उसके लिए। इसके साथ मैं एक महत्वपूर्ण बात जोड़ना चाहता हूं यहाँ, और वो महत्वपूर्ण बात यह है कि तापमान वृद्धि से ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो पानी की उपलब्धता है। अगर आप देखें तो ये जो 310 जिले आपने बताए, ये 310 जिले कहीं ना कहीं इस वजह से क्लाइमेट के हिसाब से प्रोन है क्योंकि यहाँ वाटर की अवेलेबिलिटी वो बहुत कम हो गई है। और वाटर की अवेलेबिलिटी कम होने के लिए रिस्पॉन्सिबल हम लोग हैं, क्योंकि हमने जो ग्राउंड वाटर था उसका इतना ज्यादा प्रयोग किया है अभी तक, और कंजर्वेशन के कोई उपाय हमने सोचे नहीं है। अगर आप देखें, जब हम बच्चे थे, आपने भी देखा होगा, जब अपने चाइल्डहुड में हर विलेज में 3, 4, 5 पॉन्ड हुआ करते थे। उसमें जितना भी वर्षा का पानी था वो इकट्ठा होता था, वही ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता था, और उसी से ही हम जो है अपने जो जल की आपूर्ति है उसको किया करते थे। लेकिन अब क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता ये जो पॉन्ड कल्चर है खत्म हो गया, सबने वो पॉन्ड को पाट दिया, और अब पानी इकट्ठा होने का कोई सिस्टम हमारे गांव में बचा नहीं है। तो सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए, हमारे देश के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ सिर्फ 4.2% फ्रेश वाटर वर्ल्ड का है, जबकि 17% से ज्यादा पॉपुलेशन यहाँ निवासित है। हमारे लिए पानी का संचय करना, पानी को उपयोग करना, और उसमें जो सिंचाई की विधियां हैं जिनकी एफिशिएंसी ज्यादा है, जैसे स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम है, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है, इनको अपनाने की जरूरत है। ये बहुत वैलिड पॉइंट है अजीत जी, बहुत इंपॉर्टेंट जो बात आपने कही है। मैं थोड़ा सा इस पर और विस्तार पे जाना चाहूंगा डॉक्टर प्रताप, क्योंकि जब हम चाहे वो पानी की, सिंचाई के पानी की उपलब्धता की बात करें, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। पिछले 3 दशकों में खास तौर पर मैं कहूँ, टेम्परेचर में बदलाव, कहीं पर ठंड का ज़्यादा होना, या फिर अमूमन जो एवरेज मौसम है वहाँ पर टेम्परेचर का बढ़ना, जिसके चलते प्रोडक्शन या फिर खरपतवार या फिर उसमें कीड़ों का लगना, ये भी एक चिंता है। तो क्या इस नज़रिए से हमारे किसान, हमारे वो लोग नई फसलों को अडॉप्ट करना चाहेंगे, या करना चाहिए उनको, जो परंपरागत खेती या जो किस्में या जिस जो उत्पादन होता था रीजन में, या पंजाब की बात करूं, हरियाणा की बात करूं, बिहार की बात करूं, उत्तर प्रदेश में, हमें इन इलाकों में अब नए तरीके की खेती की तरफ बढ़ना होगा किसानों को? हाँ, जरूर। इसका मतलब ये बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए जो ट्रेडिशनल रूप से हम, हमारी पारंपरिक ढंग से हम खेती करते चलते आ रहे हैं, और इसकी वजह से, जैसे नैन साहब ने भी बताया कि जैसे वाटर की, पानी की उपलब्धता जो कम हो गई है, हमारा ग्राउंड वाटर जो है वो इतना डिप्लीट हो गया है कि देश के 70% ब्लॉक है वो डार्क जोन में आ गए। इसके साथ साथ जो टेम्परेचर में जो राइज हो रहा है, आप देखिए जो टर्मिनल हीट स्ट्रेस है रबी क्रॉप्स में, जैसे व्हीट में आता है, कई बार हीट वेव आ जाती है तो फसल में इतना नुकसान होता है। तो उसके लिए क्या किया जाए? विनोद जी ने बोला था कि जैसे लोकवन वैरायटी इन्होंने बताई मध्य प्रदेश के लिए, ऐसे ही पंजाब के लिए है जो कि हीट टॉलरेंट वैरायटीज है। तो यहाँ पे कुछ जो चीजें हैं जो मैं बताना चाहूंगा उसमें। तो सबसे पहले तो देखिए वाटर मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, कि जब तक आप उसकी सिंचाई के जो साधन है उनकी उपलब्धता है, उपलब्ध, आप पानी को बढ़ा नहीं सकते। रेनफॉल उतने का उतना रहेगा, पर उसको एक्सट्रैक्ट ज्यादा करते हैं, उसको हम डिप्लीट करते जा रहे हैं। तो उसके लिए जो सिंचाई के जो मेथड है, चाहे वो ड्रिप इरिगेशन है, स्प्रिंकलर इरिगेशन है, या आजकल जो वाटर शेड्यूलिंग डिवाइसेज आ रही हैं जो कि टेंशियोमीटर है, जो उसको वो कम करती है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम पानी को सबसे पहले आज, मतलब इमीडिएटली हमारी जो है वो पानी कंजर्व करने की है महत्व, उसको हम दें। दूसरा जो है, एक बात जो बड़ी सामने उभर के आई है वो ये थी कि रेनफॉल जो है वो क्वांटिटी में तो ऑलमोस्ट उतनी ही रहेगी, पर वो कुछ दिनों में ही कंसंट्रेट हो जाएगी। जी जी।
जो पानी जो है उसको हमें वाटर हार्वेस्ट करना है, तो गवर्नमेंट को उसकी तो काफी इंसेसिस देना चाहिए, उस वाटर को हम हार्वेस्ट करें और उसको जब हमें जरूरत पड़े फसलों को तब उसको हम वो दें। दूसरी एक बात जो कि हमारी पॉलिसीज ने भी इसको पानी वाले सेक्टर को, वाटर सेक्टर की हम बात करें तो बहुत उसको नुकसान पहुंचाया है। फ्री इलेक्ट्रिसिटी, सब्सिडाइज्ड इलेक्ट्रिसिटी, इन सब की चीजों की वजह से। अब आपको मैं एक सिंपल सा एक उदाहरण देता हूं। पंजाब में हर होल्डिंग पे 1.2 ट्यूबवेल्स हैं, तो क्यों नहीं हम इस तरह का एक कलेक्टिव एक्शन उसके लिए बनाए कि भाई ठीक है, अब इन किसानों की होल्डिंग साथ साथ है, तो उनको हम एक कोऑपरेटिव रूप से या आप एक एसोसिएशन उनका बना के वहां उनको पानी की उपलब्धता कराए, साथ में उनको ये इस तरह की जो। दूसरी है कि आपने क्रॉप्स की बात की है, ऐसे ही क्रॉप्स को डाइवर्सिफिकेशन जो बहुत जरूरी है, पर उसमें सवाल पैदा होता है कि डाइवर्सिफिकेशन हम किस लिए कर रहे हैं। वो दो तीन तरह की डाइवर्सिफिकेशन होती है। वन इज लो रिस्क लो रिटर्न क्रॉप, ठीक है, जो कि हमारे जो एरिड एनवायरनमेंट वगैरह जो भी है राजस्थान वगैरह में है, रिस्क कम है पर वहां पे रिटर्न्स भी बहुत कम है, क्या हमें उनकी तरफ प्रमोट करना चाहिए। दूसरा जो है, क्या इसके साथ जो है हाई रिस्क हाई रिटर्न क्रॉप्स हैं हमारी, जैसे आपकी वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, क्या उनको हमें प्रमोट करना चाहिए। और यहाँ मैं एक स्कोप देखता हूँ, इनमें रिटर्न्स बहुत हाई है, रिस्क भी हाई है, पर जो वेजिटेबल्स वगैरह क्या है, जब सपोज करो कि आपका रेनफॉल डिले हो गया है काफी, या क्रॉप क्या कहते हैं मिड सीजन ड्राउट आ गया है, तो रेन तो छोटी शॉर्ट ड्यूरेशन की जो वेजिटेबल्स है तो महीने में 2 महीने में तैयार हो जाती है, तो फार्मर्स वहाँ उनको आराम से उनको लगा सकता है कि जो कि रेजिडुअल मॉइस्चर है या थोड़ा बहुत पानी वगैरह देके उसको देना। तो ये डाइवर्सिफिकेशन तो बहुत जरूरी है, पर उसके लिए भी मैं ये कहूंगा कि हमें अपनी पॉलिसीज को करेक्ट करना पड़ेगा। किसानों को अगर तैयार करना है तो सबसे पहले जो सरकार को एक कदम उठाना पड़ेगा वो ये है कि वो हम हर डिस्ट्रिक्ट पे या हर जोन के लिए उसकी एक क्रॉप प्लान्स को तैयार करें कि उस डिस्ट्रिक्ट में कितना पानी है, क्या टेम्परेचर है, कैसे क्या कौन सी क्या क्या सिचुएशन है, कहने का मतलब नेचुरल रिसोर्स एंडोमेंट्स कैसी है, वह क्रॉप वहाँ पे सूटेबल है या नहीं है जी। अब हो रहा है कि जहाँ क्रॉप सूटेबल नहीं है वहाँ ग्रो करती है। अब पंजाब में राइस, हरियाणा में पैडी का ले लीजिए, 1970 में कभी पैडी नाम की चीज नहीं होती थी यहाँ पे, तो वहाँ उनको हम प्रमोट कर रहे हैं। तो ये चीजें जो है हमें एक क्रॉप प्लान डेवलप करेगा। और इसमें आप देखें अभी तेलंगाना गवर्नमेंट का जो एक रेगुलेटेड फार्मिंग का उन्होंने किया है, उन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट को एक क्रॉपिंग पैटर्न किसानों को दिया है कि भाई आप ये अडॉप्ट करिए, तो नहीं अडॉप्ट करेगा उनको जो रायतू बंदी स्कीम में जिसमें 500 रुपया कुछ देते हैं तो उसको डीलिंग कर दिया जाएगा। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत जरूरी है। दूसरी चीज मैं इस पे ये कहना चाहूंगा कि एग्रीकल्चर रिसर्च, क्योंकि मैं आईसीआर से हूँ, ये भी अपने भाई बंधु भी आईसीआर से यूनिवर्सिटी से भी हैं, तो यहाँ एग्रीकल्चर रिसर्च का हमारा फोकस अभी तक जो रहा है वो है हमेशा एक यील्ड इंक्रीज करो, उत्पादकता बढ़ाओ, पर उस उत्पादकता को स्टेबलाइज करने के लिए रिसर्च बहुत कम है अभी, काफी ध्यान जा रहा है उसकी तरफ। तो एग्रीकल्चर रिसर्च को जो फोकस जो करना है वो स्ट्रेस टॉलरेंट वैरायटी डेवलप करने के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, इन सब चीजों के लिए वो करना। और ऐसा नहीं है कि बहुत है हमारे पास, आईसीआर के पास एक इन्वेंट्री है टेक्नोलॉजीज की, इंक्लूडिंग द क्रॉप टेक्नोलॉजीज, तो वहाँ जरूरत है उनको कि हम उनको फार्मर तक ले जाए और वहाँ यूज करें केवीकेज को एज ए हब ऑफ सीड प्रोडक्शन फॉर डिफरेंट वैरायटीज, और उसको किसान तक पहुंचाने की कोशिश करें। क्या जैसे कि उन्होंने एग्जांपल दिया कि राज्य का, इसी तरह तमाम राज्यों में और वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वहाँ की लोकल जो क्लाइमेट है, जलवायु है और जो परिवर्तन आ रहा है उसके लिहाज से फसलों को उगाने और उनको खरीद के साथ थोड़ा सा कहीं ना कहीं इंसेंटिव देने की योजनाओं को हमें लागू करना होगा राज्य में, तभी हम किसानों को मोबिलाइज कर पाएंगे इस नए सिस्टम के साथ कदमताल करने के लिए। बिल्कुल आपने सही बताया कि जो जलवायु परिवर्तन सहिष्णु फसलों के हिसाब से अगर हम विविधीकरण की तरफ जाएंगे वही किसान अपनाएगा। समस्या क्या है कि देखिए, कहना तो बहुत आसान है कि फसल विविधीकरण कर दें। अभी हमारे पिछले वक्ता ने बताया कि पंजाब में राइस पहले नहीं होता था 70 में, अब होने लगा। इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। मुख्यतया जो कारण है
आज जो किसान अपनाता है विविधीकरण, वो बाजार पे निर्भर करता है, मार्केट और इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहें कि आप गन्ना छोड़कर अब आप काटन की खेती करिए, तो नहीं करेगा, क्योंकि वो चीनी मिलें इतनी ज्यादा हैं, उनको अच्छा पैसा मिलता है, किसान को उसका फायदा मिलता है। तो हमें जो भी विविधीकरण है, विविधीकरण के साथ साथ उसके लिए पर्याप्त प्रसंस्करण की व्यवस्था, उसके मार्केट की व्यवस्था, और किसान को शुरुआती दौर पे अगर चेंज लाना है तो हमें कहीं न कहीं कुछ उन्हें बताना या कुछ देना पड़ेगा, चाहे अच्छा बीज ही मुहैया कराएं। हम तो कहते हैं कि दलहनी फसलों से इतना लाभ हो सकता है, तिलहनी फसलों सरसे से ज्यादा धान गेहूं से लाभ हो सकता है, लेकिन उसको अपनाने के लिए सबसे पहले तो जागरूकता, उसकी प्रसंस्करण की व्यवस्था, मार्केट और उत्तम क्वालिटी की बीज व उसका टेक्नोलॉजी पैकेज, वो अगर हम दें तो किसान उसको निश्चित रूप से अपनाएगा। और इसके साथ जो अभी कृषि विज्ञान केंद्र की, कृषि विज्ञान केंद्रों में भी इन जो हमारे वैज्ञानिक हैं उनको भी ये बताने की जरूरत है कि कौन सी प्रजातियां, कौन से फसल, कौन सा फसल चक्र उस जिले के उस किसी ब्लॉक में ये उपयोगी होगा जलवायु परिवर्तन को अपनाने के लिए। यानी कि आप स्पेसिफिक जाना पड़ेगा, स्टेट, उसके बाद जिले और फिर ब्लॉक लेवल पर कि वहां पर क्या जरूरत है और क्या किस तरीके का क्लाइमेट है जहां पर फसल सबसे सही हो सकती है। एक आखिरी सुझाव मैं डॉक्टर अजीत आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि पहाड़ी राज्यों और कोस्टल रीजन में आप पहाड़ी राज्यों की तरफ से वहां पर काम कर रहे हैं, वहां पर क्या नई चीजें हम किसानों को कह सकते हैं जो अपनाकर वो इस खतरे से बच सकते हैं और मुनाफा भी कमाते रहें? सरकार की पॉलिसी उससे अलाइन होनी चाहिए। जैसे कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताया भी कि देखिए, किसान पैदा करता है और उसको जो है ना उसका उपज चाहिए, मूल्य चाहिए होता है, सही मूल्य। जब तक किसान को सही मूल्य नहीं मिलेगा तब तक वो किसी भी चीज को नहीं अपनाएगा। अगर हम अपनी गवर्नमेंट की पॉलिसीज उस तरह से अलाइन करेंगे कि जो किसी क्लाइमेटिक सिचुएशन के लिए बेस्ट क्रॉप एंड क्रॉपिंग सिस्टम है, उसका अगर उसको मूल्य मिलेगा तो वो उसको डेफिनेटली अपनाएगा। अब इसके लिए अगर आपको माइक्रो स्केल में जाना है तो हमको जो माइक्रो स्केल में नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका अध्ययन करके, और जो स्पेशली जो माइक्रो क्लाइमेटिक सिचुएशंस हैं उनका अध्ययन करके एक माइक्रो स्केल लेवल पर प्लान तैयार करके गवर्नमेंट के साथ बैठ के, किसान भाइयों के साथ बैठ के, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम क्या करते हैं कि इंस्टीट्यूशन में बैठकर पॉलिसी बनाते हैं, किसान भाइयों को हम उस पर कॉन्फिडेंस में नहीं लेते। तो किसान भाइयों को कॉन्फिडेंस में लेके, गवर्नमेंट मशीनरी को कॉन्फिडेंस में लेके, नेचुरल रिसोर्सेज की मैपिंग करके फिर हमको एक प्लान बनाना पड़ेगा जिसको कि फार्मर अपनाए, और वो अपनाएंगे भी अगर वो कुछ पॉलिसी का